नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। साथियों, पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज किशोर अवस्था को लेकर। हम बाल विकास के अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं का समग्र अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था का अध्ययन कर लिया है। आज हम किशोर अवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। किशोर अवस्था की मुख्य परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं किसने दी, और साथ में किशोर अवस्था से संबंधित जो सिद्धांत है, किशोर अवस्था के विकास के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, तथा किशोर अवस्था से संदर्भित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में हम आज विस्तार से और उदाहरण सहित समझेंगे। तो मित्रों, मेरे साथ बने रहें अंत तक। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की सूचना मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, किशोर अवस्था। आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था। यहाँ पर किशोर अवस्था की जो एज है वो 12 से ऊपर या 12 से 18 वर्ष सामान्य आपको माननी है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। 12 से 21 भी मानते हैं, 12 से 20 भी मानते हैं। कौल ने अलग मानी, कौल सैनिक ने अलग मानी, हरलोग ने अलग मानी, एनसाइक्लोपीडिया बुक है उसमें अलग मानी। वहां पर वो अलग अलग नहीं, आप सामान्य रूप से समझिए 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था। यहाँ पर किशोर अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले किशोर अवस्था जो शब्द है ये हिंदी का है, लेकिन अंग्रेजी में हम किशोर अवस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। किशोर अवस्था को एडोलेसेंस कहते हैं हम किशोर अवस्था को। और ये जो एडोलेसेंस जो शब्द है साथियों, एडोलेसेंस शब्द एडोलेशियर से बना है, यानी कि एडोलेसेंस जो शब्द है ये एडोलेशियर से बना है। और इस एडोलेशियर का अर्थ होता है टू ग्रो। इसका अर्थ होता है टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब आगे की ओर बढ़ना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। यहां पर इसका अर्थ होगा परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ध्यान रखें, किशोर अवस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। अंग्रेजी शब्द एडोलेसेंस है, इसका हिंदी में इसे किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। ये एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के, ये ध्यान रखना, लैटिन भाषा के एडोलेशियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि एक बालक का जब जन्म होता है तो विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। एक बालक का विकास प्रारंभ होता है तो राइट आंसर होगा गर्भावस्था, लेकिन एक बालक सीखना प्रारंभ करता है शैशवावस्था से। तो यहाँ पर बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक बालक का सामाजिक विकास, चारित्रिक नैतिक विकास, उसका मनोवैज्ञानिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संपूर्ण ऑल ओवर जो विकास है वो परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ती है उसका अनुरूप बढ़ता जाता है। यहाँ पर परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो, एडोलेशियर का अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं और कथनों के बारे में। यहाँ पर किशोर अवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन, सबसे फेमस जो सभी बच्चों को ज्यादातर याद रहता है बीएड करते तब से लेकर, कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ये बात कहने वाले थे स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, और ये बात कहने वाले थे स्टैनले हॉल। यहाँ पर
एक महत्वपूर्ण कथन और भी आता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था कहलाता है। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल। आप ऐसे याद रखें जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पूरी रटने की लाइन रटने की आवश्यकता नहीं, कोड वर्ड पकड़े। प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था नाम किसने दिया? स्टैनले हॉल ने। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, अचानक भी होते हैं, आकस्मिक, ये सिद्धांत बताएंगे आपको, आकस्मिक होते हैं, क्रमिक होते हैं। तो वो परिवर्तन बहुत सारे जो किशोर अवस्था में प्रकट होते हैं, जो पहले नहीं थे। इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर आए प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, तो किशोर अवस्था राइट होगा। लेकिन यदि सवाल आए कि शिक्षा, संघर्ष, तनाव की अवस्था, तो ध्यान रखना साथियों, अपना राइट आंसर होगा शैशव अवस्था। आपसे पूछे कि शिक्षा, संघर्ष, तनाव की अवस्था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो सवाल है इसका राइट आंसर होगा शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, संघर्ष और तनाव की अवस्था से तात्पर्य, जब बालक पहली बार विद्यालय जाता है तो उसे तनाव होता है। हम उसको जैसे पहली बार स्कूल भेजते हैं तो तैयार करके बैग वैग लगा के स्याही वगैरह लगा डाल करके और उसको बिठाते हैं टेम्पो में। ऑटो आता है, आजकल बस आती है, ऑटो आता है, तो वहां पर बच्चे को बैठाने के लिए ले जाए, बच्चा वापस भगता है क्योंकि वो परिवार वालों से अलग होता है। पहले तो उसको खुशी होती है, दूसरे को जाकर देखता है, लेकिन जब टेम्पो आ जाता है, जब तैयार होकर हम भेजने लगते हैं तो रोने लगता है। फिर हम उसको चॉकलेट, बिस्कुट और अन्य सहायक सामग्री देते हैं, बेटे खा लेना। फिर उसको रोते रोते वो रोता रहता है, दिल तो हमारा बहुत दुखी होता है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती उस ऑटो में बिठा देते हैं। अब वो बच्चा बैठा बैठा रोता है, चिल्लाता है, फिर देखता है सभी जीव बैठे हुए हैं, यानी वो अपने समान और जीवों को भी देखता है, वो अच्छा ये भी बैठे, फिर देखता है वो सब चुप है। थोड़ी दूर जैसे टेम्पो जाता है, धीरे धीरे उसका रोना कम हो जाता है। जब स्कूल में जाकर के उतारा जाता है तो देखता है कि अच्छा यहाँ तो जीव ही जीव है। इस प्रकार वो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, बहुत दिन में उस वातावरण के वो अनुकूल होने लगता है। लेकिन जब पहली बार विद्यालय जाता है तो बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है, तनाव उत्पन्न होता है, घर वालों से, परिवार वालों से अलग नहीं होना चाहता। तो इसलिए इसको शिक्षा, संघर्ष और तनाव की अवस्था यदि पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर शैशव अवस्था होगा। शैशव अवस्था भी कौन सी? उत्तर शैशव अवस्था। और यदि यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यदि सवाल शैशवावस्था और बाल्यावस्था हो तो साथियों वहां पर आपका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इस सवाल को समझे आप, या तो शैशवावस्था होगा, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था होगा, तो राइट होगा पूर्व बाल्यावस्था। लेकिन यदि ऐसे ही दिया हुआ हो शिक्षा, संघर्ष की अवस्था, तो फिर राइट होगा बाल्यावस्था। यहाँ पर बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 4 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, 5 वर्ष के बालक का हम नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर उसको पहली बार संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे किशोर अवस्था के संदर्भ में। तो हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रबल दबाव और तनाव और संघर्ष की अवस्था किशोर अवस्था, स्टेनले हॉल ने कहा जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था है। और यहां पर हम एक कथन बहुत महत्वपूर्ण आता है कि 11 और 12 वर्ष की उम्र में, जब बच्चे 11 और 12 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो बालक की नसों में एक ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। 11-12 वर्ष की उम्र में, आयु में बालकों की नसों में एक ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। इस कहने वाले एक कमेटी थी, हेडो कमेटी। तो आप ध्यान रखना, 11-12 वर्ष में नसों में क्या उठता है? ज्वार, ज्वार भाटे।
तो ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। और ये कथन हेडो कमेटी का, ध्यान रखना, हेडो कमेटी। यहां पर ये समझने का है, इसलिए मैं परिभाषा करवा रहा हूं। परिभाषाएं समझने पर आसानी से याद हो जाती है और ये कथन कई बार वैसे भी आ जाते हैं, इसलिए विशेषताओं में पूछ लेता है। यहाँ पर 11-12 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था में या 11-12 वर्ष की अवस्था में बालक के नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है जिसे किशोर अवस्था कहा जाता है। ये परिभाषा हेडो कमेटी ने दी। एक महत्वपूर्ण परिभाषा और है कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से एक शब्द में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला एक शब्द आता है परिवर्तन। किशोर अवस्था को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला शब्द है और वो शब्द है परिवर्तन। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, परिभाषा में पूछ करके किस रूप में कहेंगे वो पूछा हुआ है। तो किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला जो एक वर्ड आता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन भी कैसा, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवेश से उसको सोशल नैतिकता वगैरह के गुण सीखे हो, और मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार के जिसमें संवेग वगैरह आते हैं, सभी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसको एक शब्द में अभिव्यक्त किया परिवर्तन में। तो किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला एक वर्ड आता है जिसका नाम क्या है, परिवर्तन। और ये कथन कहने वाले थे बिग व हंट। इस कथन को कहने वाले थे बिग व हंट। तो बिग व हंट ने कहा ये बात कही। एक महत्वपूर्ण अन्य कथन भी आता है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, यानी कि जैसे एक ऋतु खत्म होगी, समाप्त होगी, तो दूसरी ऋतु का आगमन होगा। तो ये जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, किंतु पहली ऋतु में ही उस दूसरी ऋतु के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। जैसे पतझड़ आएगा तो पतझड़ से पहले पूर्व वाली जो ऋतु है उसमें ही पतझड़ के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि किशोर अवस्था यदि आएगी तो बाल्यावस्था के अंत में, किशोर अवस्था के प्रारंभ होने से पहले बाल्यावस्था के अंत में, यानी उत्तर बाल्यावस्था में किशोर अवस्था के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। यानी कि इस हिसाब से कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, क्रमिक होता है। तो यहां पर दो सिद्धांत, वो भी मैं भी आगे आपको बताऊंगा, पहले आप इस कथन को ध्यान रखें। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में दिखाई देने लगता है, किंतु पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, ये बात कहने वाले थे किंग। तो ऋतु शब्द आ जाए आपसे, आप तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ऋतु के बारे में, यानी एक ऋतु के आगमन दूसरी ऋतु में चिन्ह दिख जाते हैं, ये बात कहने वाले थे किंग। आप ध्यान रखना, बस इतना ही, ऋतु वर्ड आए तो परिभाषा किसने दी, किंग ने। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे किशोर अवस्था के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांतों। किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। तो यहां पर किशोर अवस्था के संदर्भ में किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत, तो यहां पर किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत दो मिलते हैं। सबसे पहला आता है जो है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, पहले आप इसको समझें। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इसके नाम से जैसे पता पड़ता है
कि किशोरावस्था के संदर्भ में जो भी परिवर्तन होंगे वो आकस्मिक होंगे, त्वरित होंगे, अचानक होंगे। तो इसके मानने वाले थे, जो समर्थक थे, वो थे स्टैनले हॉल। इसके जो समर्थक थे, स्टैनले हॉल इसके समर्थक थे। ये कहते हैं कि किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, यानी किशोर अवस्था में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, उनकी पहले कोई सूचना नहीं होती, अचानक होते हैं। और स्टैनले हॉल ने 1904 में एडोलेसेंस पुस्तक भी लिखी। मैंने आपको पहले भी बताया था, 1904 में एक पुस्तक लिखी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पुस्तक लिखी, स्टैनले हॉल ने लिखी ये पुस्तक, और इन्होंने बताया कि जो परिवर्तन होंगे वो कैसे होंगे, अकस्मात होंगे, अचानक होंगे। दूसरा हमारा सिद्धांत आता है क्रमिक जो है विकास का सिद्धांत। दूसरा हमारा सिद्धांत आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास के सिद्धांत के जो समर्थक है वो समर्थक थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ है। यहां इसके जो समर्थक है, समर्थक वो होंगे थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ। थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है इसके समर्थक है। और इस सिद्धांत के अनुसार, किशोरावस्था के संदर्भ में इस सिद्धांत के अनुसार जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनता दिखाई देती है शरीर में, वो नवीनता अकस्मात न होकर के धीरे धीरे होती है, क्रम से होती है। एक जैसे पहले गति के क्रम में बालक बैठना, फिर उठना, ऐसे चलना सीखेगा, अन्य कोई लक्षण है तो वो धीरे धीरे होंगे, क्रमिक होते हैं। तो ये बात क्रमिक विकास के सिद्धांत स्पष्ट करता है। इसके समर्थक है थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ। यहाँ पर किंग की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताई, वो क्रमिक विकास के संदर्भ में भी आपसे पूछ सकता है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में दिखाई देने लगता है, ठीक वैसे ही पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। ये बात कहने वाले कौन थे? जो है किंग महोदय थे, और इस बात से अपनी पुष्टि करते हैं क्रमिक विकास के सिद्धांत की। तो ये कथन किंग का था, ये वैसे महत्वपूर्ण है, और यदि वैसे पूछा जाए तो क्रमिक विकास के सिद्धांत का ये समर्थन करते थे। तो ये था किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं की। किशोर अवस्था की विशेषताएं, किशोर अवस्था की विशेषताएं, एक एक विशेषताओं को हम विस्तार से समझेंगे। यहां पर सबसे पहली जो विशेषता हम ले रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन नंबर 1 है शारीरिक परिवर्तन। साथियों, शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो किशोर अवस्था में बहुत अधिक होते हैं। जैसे पुरुष के पुरुषोचित लक्षण प्रकट होते हैं और स्त्रियों में स्त्रोचित जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूछ का निकलना, यौन अंगों का विकास होना, लड़कियों में भी यौन अंगों का विकास होना और अन्य जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसीलिए एक वर्ड में परिवर्तन हमने परिभाषा में समझा है। किशोर अवस्था को जो परिभाषित करता है एक शब्द महत्वपूर्ण रूप से, वो कौन सा है? परिवर्तन। तो सबसे पहला हमने लिया शारीरिक परिवर्तन। तो बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा, किशोर अवस्था के हम अगर विशेषताओं की बात करें तो बौद्धिक विकास की चरम अवस्था हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं बौद्धिक
विकास की चरम अवस्था, बौद्धिक विकास की चरम अवस्था, यानी बुद्धि का जो उच्चतम विकास है वो किशोर अवस्था में हो जाता है। ज्यादातर ये विद्वान मानते हैं कि लगभग 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष तक बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है। यदि आपके ऑप्शन में 16, 18 इस प्रकार हो तो आपका राइट आंसर 16 होगा। लेकिन यदि किशोर अवस्था के अंत तक हो और वैसे सवाल बना कर दिया जाए कि किशोर अवस्था के प्रारंभ तक, किशोर अवस्था के अंत तक, तो अंत तक बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कल्पना की बहुलता एक अन्य विशेषता है। कल्पना की बहुलता, कल्पना की बहुलता, यहां पर विशेषता को समझना जरूरी है, रटना नहीं है। कल्पना की बहुलता, और मैंने वहां पर शैशवावस्था में बताई थी कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता शैशवावस्था की विशेषता है, लेकिन कल्पना की बहुलता ये किशोर अवस्था की विशेषता है। कल्पना की बहुलता यानी कल्पना बालक बहुत करता है, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, और कल्पना के कारण वो वैज्ञानिक, इंजीनियर, अन्य प्रकार से वो पद हासिल भी करता है। और कल्पना अधिक करने पर डे ड्रीमिंग भी देखता है, जिसे दिवा स्वप्न कहा जाता है। तो कल्पना की बहुलता या दिवा स्वप्न किशोर अवस्था की विशेषता है। वहां पर बाल्यावस्था में दिवा स्वप्न देखता है, लेकिन वहां पर केवल अपने आप को नायक के रूप में मानता है, बस इतना ही देखता है। मुख्य रूप से दिवा स्वप्न यदि पूछा जाए, दिवा स्वप्न या कल्पना की बहुलता किस अवस्था की विशेषता है, तो हमारा राइट आंसर होगा किशोर अवस्था। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पर स्थिरता व समायोजन का अभाव। नेक्स्ट है स्थिरता व समायोजन का अभाव। बिल्कुल, यहां पर किशोर अवस्था में एक तो स्थिरता नहीं होती और एक समायोजन का अभाव होता है। अर्थात बच्चा एक जगह एक तरह के कार्य नहीं कर सकता, टिक कर नहीं रह सकता, दबाव में नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र कार्य करना चाहता है। स्थिरता और समायोजन, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता बच्चे का। किशोर अवस्था में सभी उसको जो है रोक टोकते हैं, रोकते टोकते हैं, ज्ञान देते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन वो किशोर अवस्था में सभी निर्देश उसको बहुत बुरे लगते हैं। वहां पर वो समाज के रीति नियम कानूनों को मानना तो चाहता है, लेकिन अपने द्वारा किए गए कार्य की सामाजिक स्वीकृति भी बालक किशोर अवस्था में चाहता है। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब उसे समाज और अपने आप के विचारों में मेल नहीं खाता, तो वहां पर कुसमायोजन हो जाता है, अर्थात समायोजन का अभाव हो जाता है। तो स्थिरता का अभाव और समायोजन का अभाव किशोर अवस्था की विशेषता है। लेकिन साथियों याद रखना कि किशोर अवस्था में समायोजन का अभाव ही होगा, लेकिन संवेगों में स्थिरता भी किशोर अवस्था में आएगी। संवेगों में स्थिरता किशोर अवस्था में आती है और धीरे धीरे बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। तो संवेगात्मक स्थिरता यदि हम अगर कह सकते हैं तो किशोर अवस्था में होती है। संवेगात्मक स्थिरता याद रखना। तो संवेगात्मक स्थिरता किस अवस्था की विशेषता हो जाएगी? किशोर अवस्था की। स्थिरता और समायोजन का अभाव भी किस अवस्था की विशेषता है? किशोर अवस्था की। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर समस्या की बहुलता। समस्या की बहुलता से तात्पर्य बहुत ज्यादा जिंदगी में समस्याएं आती किशोर अवस्था में, बार बार उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे उसके चरित्र से संबंधित हो, उसके सामाजिक विकास से संबंधित हो, उसके पढ़ाई से संबंधित हो, उसके किसी जीवन अंगों के विकास से संबंधित हो। तो यहाँ पर समस्या की बहुलता होती है। समस्या की बहुलता ये भी किशोर अवस्था की विशेषता है। अगर हम अन्य विशेषता की बात करें तो इसे अयथार्थता का काल कहा जाता है।
अयथार्थता, अयथार्थता का काल। ध्यान रखना, अयथार्थता का काल यानी वास्तविकता से ये थोड़ा परे हटकर होता है, इसीलिए इसको अयथार्थता का काल कहते हैं। अर्थात किशोरों से परिवार समाज भिन्न भूमिका की अपेक्षा करता है। समाज चाहता है कि बालक इस प्रकार व्यवहार करे, लेकिन किशोर अपने चिंतन शक्ति और अपने अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, तो वहां पर विरोधाभास होता है, इसी कारण से कुसमाजन होता है। तो किशोरों से परिवार और समाज भिन्न अपेक्षाएं करता है, परिणाम स्वरूप संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है बच्चे में। तो संवेगात्मक अस्थिरता यानी स्थिरता का अभाव भी किशोर अवस्था की विशेषता है, और संवेगात्मक स्थिरता भी किशोर अवस्था की विशेषता है। तो स्थिरता और मैं कह सकता हूं अस्थिरता, ध्यान रखना अस्थिरता, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्थिरता भी विशेषता है और अस्थिरता भी विशेषता है किशोर अवस्था की। इसके बाद यदि हम बात करें तो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, जो परिभाषा है उनमें से कई बार तो वो विशेषता दे देता है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, और ये नाजुक समय कहने वाले थे वैलेंटाइन। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है किशोर अवस्था, और इसको कहने वाले कौन थे? वैलेंटाइन थे। वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय का ध्यान रखना, किसमें? वैलेंटाइन ने। इसके बाद यदि हम बात करें, किशोर अवस्था एक नया जन्म है। क्या है? किशोर अवस्था नया जन्म। तो किशोर अवस्था को नया जन्म जो कहने वाले विद्वान थे, जो विद्वान थे वो स्टैनले हॉल थे। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। और ये बात कहने वाले कौन थे? जो है स्टैनले हॉल। ये परिभाषा भी आई हुई है और पुनः आ सकती है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ये परिभाषा किसने दी? ये कथन किसका है? तो अपना राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल का। जबकि अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किशोर अवस्था को किसने कहा? वैलेंटाइन ने। अब हम बात करें इसके नेक्स्ट विशेषता की, तो काम प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी कामुकता की प्रबलता। काम प्रवृत्ति की प्रबलता यानी कि किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, अर्थात पुनः तीव्र हो जाती है। याद रखना, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति यदि पूछी जाए किस अवस्था की विशेषता है, तो सेक्स अवस्था होगी। फ्राइड महोदय बताते हैं कि सर्वाधिक काम प्रवृत्ति बच्चे में, शिशु में सेक्स अवस्था में पाई जाती है। दांत पिटपिटाना, स्तनपान करना, होठों को चूसना, अन्य क्रियाओं के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति करता है काम प्रवृत्ति की। तो यहाँ पर काम प्रवृत्ति की प्रबलता किशोर अवस्था में होगी, लेकिन सर्वाधिक काम प्रवृत्ति सेक्स अवस्था में होगी, और बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है, इसलिए सुप्तावस्था कहा बाल्यावस्था को। यहाँ पर नेक्स्ट जो विशेषता रहस्यात्मक या अज्ञात वर्ष। रहस्यात्मक व अज्ञात वर्ष। रहस्यात्मक और अज्ञात वर्ष यदि आपसे पूछा जाए कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्व किशोर अवस्था। यदि ऑप्शन में हो तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्व किशोर अवस्था। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, किशोर अवस्था हो, तो फिर अपना राइट आंसर किशोर अवस्था होगा। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में हो तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्व किशोर अवस्था। रहस्यात्मक व अज्ञात वर्ष, अर्थात यहाँ पर बहुत सारे रहस्य छिपे रहते हैं जो पता नहीं होता। ऐसे ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जो पूर्व किशोर अवस्था यानी किशोर अवस्था जब प्रारंभ होने वाली होती है उस समय प्रकट होते हैं। तो जैसे किंग महोदय ने भी कहा था कि एक ऋतु के समाप्ति जब होती है
तो उस ऋतु के अंत में आने वाली ऋतु के लक्षण पूर्व में प्रतीत होने लगते हैं। तो यहाँ पर रहस्यात्मक और अज्ञात वर्ष पूर्व किशोरावस्था राइट होगा। इसके बाद बसंत ऋतु की अवस्था, बसंत ऋतु की अवस्था अर्थात शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं लड़कियों में, रजोगुण का होना, अन्य जो बहुत सारे परिवर्तन है, तो वो बसंत ऋतु की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। सुनहली अवस्था, बिल्कुल सुनहली अवस्था, सुनहली अवस्था, सुनहली अवस्था किशोर अवस्था की विशेषता है। किशोर अवस्था को सुनहली अवस्था कहा जाता है। जीवन का स्वर्ण काल, क्योंकि किशोर अवस्था में बहुत आनंद होते हैं, वीर पूजा का काल होता है, जीवन बनने का भी उम्र यही होती है, जीवन बिगड़ने की उम्र भी यही होती है, इसलिए सुनहली अवस्था जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। जीवन का स्वर्ण काल, ध्यान रखना, जीवन का स्वर्ण काल पूछे तो किशोर अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल पूछे तो शैशव अवस्था, और जीवन का अनोखा काल पूछे तो बाल्य अवस्था राइट होगा। अभी मैं तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा तीनों का, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, आपके एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट विद्यार्थी हैं और मेरे मित्रगण हैं, यदि वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंच सके। अब हम आगे बात करते हैं। स्वर्ण काल हो गया, स्वर्ण काल के बाद जीवन का संधि काल किशोर अवस्था कहलाती है। जीवन का संधि काल, यहां पर संधि काल का मतलब होता है दो अवस्थाओं का जुड़ना। तो जीवन का जो संधि काल है, यानी पूर्व किशोर अवस्था, यानी बाल्यावस्था का समापन, उत्तर बाल्यावस्था प्लस पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था प्लस पूर्व किशोर अवस्था का जो काल होता है, इसे जीवन संधि काल कहते हैं, इसे वय संधि काल भी कहते हैं। ऐसे में आता है वय संधि काल या वय संधि अवस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था का अंत और पूर्व किशोर अवस्था का प्रारंभ, यानी कि 11 और 13 वर्ष के मध्य की जो आयु होती है, यदि ऐसा आयु में दे तो हमारा राइट आंसर होगा जीवन का वय काल या संधि काल कहलाता है। इसके बाद टीन एज, टीन एज यानी कि जैसे नाम से पता है 13 और 18 के मध्य की अवस्था, टीन एज यानी कि 13 और 18 के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, जो है टीन एज कहलाती है। 13, 14, 15, तो यहाँ पर ये कहलाएगी टीन एज। इसके बाद यदि हम बात करें तो वीर पूजा का काल, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ये, वीर पूजा का काल। तो वीर पूजा का काल, इस अवस्था में बालक वीर पूजा का काल, यानी वीर पूजा से तात्पर्य यहाँ पर अपने आप को किसी को आदर्श मानना, अपने आप का किसी अपने आप दूसरे व्यक्ति को आदर्श के रूप में मानना, ऐसा होगा तो वीर पूजा का काल कहलाता है। जैसे यहाँ पर वीरोचित जो कार्य होते हैं वो बच्चे को किशोर अवस्था में बहुत पसंद होते हैं। जैसे मान लो कोई फिल्म है और फिल्म में एक्टर बहुत वीरोचित कार्य करता है, तो वो एक्टर उसका फेवरेट एक्टर होता है, तो वहां पर वीर पूजा का काल होता है। ठीक वैसे ही कोई दल है, कोई समूह है, उस दल में यदि कोई अच्छा सा लीडर है तो उसका वो फैन हो जाता है, उसकी कहीं भी बात को टालता नहीं है, तो ये वीर पूजा का काल कहलाता है। अपना आदर्श किसी दूसरे व्यक्ति को मानना वीर पूजा का काल कहलाता है, और ये अवस्था किशोर अवस्था कहलाएगी। साथियों, नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो परिवर्तन का काल। यहाँ पर मैंने आपको खूब अच्छे समझा दिया, परिवर्तन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। परिवर्तन का काल भी किशोर अवस्था है। जैसे रुचियों में, व्यवहारों में, संवेगों में और शारीरिक दशाओं आदि में परिवर्तन जो होता है, इंटरेस्ट भी बदलता है किशोर अवस्था में, व्यवहार में भी चेंज होता है, संवेग में भी परिवर्तन होता है, शारीरिक दशाओं में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं। सर्वाधिक परिवर्तन किशोर अवस्था की विशेषता है। क्षणिक संवेग की अवस्था शैशव अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े अंतर है, ध्यान रखना। इसके बाद यदि हम बात करें तो लिंग चेतनता,
नेक्स्ट विशेषता है लिंग चेतनता। लिंग चेतनता, लिंग चेतनता, बिल्कुल यहां पर बालक और बालिकाओं को लिंग का ज्ञान हो जाता है, विषम लिंगी प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, तो लिंग चेतनता कहलाता है। और नेक्स्ट विशेषता है समूह के प्रति वफादारी। यहाँ पर वीर पूजा का काल है, ऐसे समूह के प्रति वफादारी प्रकट करता है। समूह के प्रति वफादारी, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोगों का कहना न मान करके अगर उसके हित में आड़े आ रहा है और समूह का काम करना है तो वो समूह का काम जरूर करेगा, चाहे घर वालों को मना करना पड़े, गुरुजनों को मना करना पड़े। इसलिए समूह के प्रति वफादारी का जो आयु होती है वो किशोर अवस्था होती है। यहाँ पर अजीब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं, इसलिए किशोर अवस्था को मुख्य रूप से परिवर्तन के रूप में एक शब्दावली में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी, एक बार पूरे देख लो। शारीरिक परिवर्तन, बौद्धिक विकास की चरम अवस्था किशोर अवस्था, कल्पना की बहुलता किशोर अवस्था, स्थिरता और समायोजन किशोर अवस्था की विशेषता है। और साथ में समायोजन का अभाव और समायोजन का अभाव भी किशोर अवस्था में। संवेगात्मक स्थिरता और अस्थिरता दोनों विशेषताएं किशोर अवस्था की होगी। समस्या की बहुलता किशोर अवस्था, वय या अयथार्थता का काल, अयथार्थता का काल किशोर अवस्था कहलाती है, अर्थात किशोरों से परिवार और समाज भिन्न अपेक्षा करता है, जबकि बालक उस पर अपने हिसाब से कार्य करता है, तो वहां पर द्वंद्व उभरता है, तो ये अयथार्थता का काल कहलाता है। वास्तविकता से परे होता है वो अयथार्थता का काल कहलाता है। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किशोर अवस्था है। वैलेंटाइन ने कहा किशोर अवस्था को नया जीवन, स्टैनले हॉल ने कहा काम प्रवृत्ति की प्रबलता किशोर अवस्था की विशेषता, जबकि सर्वाधिक काम प्रवृत्ति शैशव अवस्था की विशेषता है। रहस्यात्मक और अज्ञात वर्ष, अर्थात बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो अचानक भी होते हैं और रहस्य के रूप में घर में छिपे रहते हैं, जो प्रकट होते हैं, वो पूर्व किशोर अवस्था कहलाएगा। और बसंत ऋतु की अवस्था किशोर अवस्था, सुनहली अवस्था किशोर अवस्था, जीवन का स्वर्ण काल किशोर अवस्था, जीवन का संधि काल उत्तर बाल्यावस्था का अंत और पूर्व किशोर अवस्था का प्रारंभ जीवन का संधि काल वय संधि काल कहलाता है। टीन एज 13 और 18 के मध्य की अवस्था टीन एज कहलाती है। वीर पूजा का काल किशोर अवस्था, लिंग चेतनता किशोर अवस्था में हो जाती है और समूह के प्रति वफादारी बच्चा किशोर अवस्था में अधिक अभिव्यक्त करता है। तो साथियों, हमने किशोर अवस्था का आज समग्र अध्ययन किया। इसके बाद अभी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था का मैं तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा। उसके बाद संवेगों को लेंगे। एक एक चीज को मैं बाल विकास से संदर्भित बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, किसी चीज को नहीं छोड़ रहा हूं। और ये जो कंटेंट है आप निश्चिंत रहें, सीबीएसई, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जो संदर्भित ग्रंथ है उनसे प्रामाणिक विषय वस्तु को मैंने का कलेक्शन किया है। और ये जो कलेक्शन है एक जगह आपको एक जगह मिल सकता है, केवल और केवल प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है मार्केट में अवेलेबल है। लॉकडाउन सामान्य रूप से खुल ही गया है, तो आप वर्तमान में ले सकते हैं प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, जो मेरी द्वारा लिखित पुस्तक है, मार्केट में है, एक ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु को विस्तार से दिया हुआ है। आपको दूसरी कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इस पुस्तक को खरीदते हैं तो कंटेंट बहुत शानदार और सरल भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।